शुरुआत करते हैं एक नए अध्याय की। नया अध्याय जो है वो आपका इससे आपकी सीबीएसई की बुक का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में आधा इलेक्ट्रोस्टैटिक है, आधा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 1 में है। जो चीज़ अभी आपको इस चैप्टर में पढ़नी है उसके बारे में भी आप समझ लीजिए। इसमें आपको जो पढ़ना है वो सबसे पहले देखना है, जिसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानना है, आपको पोटेंशियल के बारे में जानना रहेगा। पोटेंशियल के बाद इसमें आपको पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट या डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स के बारे में जानना रहेगा। जैसे कि आप पोटेंशियल की एक तो बेसिक डेफिनेशन हो गई, उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू आप देखेंगे एक पॉइंट चार्ज कितना होता है। पॉइंट चार्ज के बाद पोटेंशियल ड्यू टू आप देखेंगे एक एक रिंग की वजह से कितना पोटेंशियल होता है। ये आपके नीज के बोर्ड के सिलेबस में नहीं, रिंग जेई नीट वाले सिलेबस की बात कर रहे हैं। पॉइंट चार्ज हो गया, रिंग हो गया, फिर आपका एक कंडक्टिंग हॉलो या सॉलिड एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कंडक्टिंग है ना। सॉलिड स्फीयर या फिर ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि सारे का सारा जो चार्ज है वो कहाँ पर रहेगा, उसकी सरफेस पे। ठीक है। फिर आप लोग देखेंगे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की वजह से पोटेंशियल, ये सारे ऑब्जेक्ट की वजह से पोटेंशियल देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इसके बाद आप देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में है। हालांकि इसका डेरिवेशन दो तरीके से होता है। जो आपके एनसीईआरटी की पुस्तक है, जो उसमें जो डेरिवेशन दिया गया है वो ज़बरदस्ती का रायते की तरह फैलाया गया है। उसका एक सिंपलर वर्जन है, बहुत आसान, उसमें कोई बहुत ज़्यादा गणित नहीं है। तो अपन आपको ईजी वाला मेथड सिखाएंगे जिससे कि आप आसानी से उसे याद रख पाएँ। ठीक है। तो डायपोल का पोटेंशियल देख लेंगे। डायपोल की बाकी सारी कहानी, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी हम सब कुछ देख चुके हैं, याद करो। हमने डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी थी, जहाँ पर हमने माना था कि उसकी इनिशियल पोजीशन कौन सी रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल पर। याद है क्या? θ1 90 था और θ2 थीटा था। तो हमने बोला था कि डायपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, -P.E, मतलब -PE cos थीटा। याद हो गई सारी बात? तुम्हें याद क्यों नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम्हें फॉर्मूले नहीं याद है क्या? चैप्टर खत्म होने से पहले क्या, जिस दिन क्लास में जाओ सबसे पहले फॉर्मूले रट्टा मारने हैं? इसमें क्या दिमाग लगा रहे हैं अपन? फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसके बाद इसका जो चैप्टर का सेकंड हिस्सा है आपके चैप्टर नंबर 2 का, वो सेकंड हिस्सा सारा का सारा कैपेसिटर नाम के एक पूरे टॉपिक को समर्पित है। हालांकि इसके बाद इसमें कंडक्टर भी आप पढ़ेंगे और वो कंडक्टर को अपन अलग से देखेंगे। कंडक्टर आप पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद आप कंडक्टर पढ़ लेंगे। कैपेसिटर पूरे का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ढेर सारे आपने फॉर्मूले पढ़ रहे होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऐसा सुना है क्या? सुना है ना, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। वही सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका कैपेसिटर में है, बस उसमें सोचने के तरीके और फॉर्मूले के मोड चेंज हो गए हैं। तो हम आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे। देन चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आपके सिलेबस से हट चुका है, और जेई के सिलेबस से नहीं हटा है, जेई एडवांस के, मेंस के सिलेबस में भी नहीं है, तो वो अपन आपको सिखाना पड़ेगा। फिर ढेर सारी चीज़ें हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर देखा जाए तो जो एडवांस है, जेई एडवांस है उसमें है, लेकिन आपके नीट, जेई मेंस और बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। इतनी बातें हैं। शुरुआत करते हैं भाई आपके चैप्टर की। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको लिख लेनी चाहिए वो है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। कॉपी निकाल के लिखना शुरू करिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूरा लिखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये देखो भिख मंगे लोग पेन वाले, वो तो नलायक है ही। वो ऐसा है कि वो जब शादी पे जाएगा ना और जब स्टेज पे बैठा होगा तो किसी बोला, अरे शहरा देना जरा कहीं से बाहर से लाके। अच्छा, तो स्टेज पे बैठ के शराब पिएगा? मैं सहरे की बात कर रहा हूँ। हाँ, उम्मीद भी नहीं थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करी जाए
देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन कुछ ऐसी है, मैं अब इसको 2-3 तरीके से डिफाइन करके दिखाता हूँ तुमको, है ना, तुम एक एक करके समझते जाओ। जैसे एक तरीका ये है कि इन्फानाइट नाम का एक स्टोर है जो इन्फिनिटी पे है, ठीक है। यहाँ पर ढेर सारे चार्ज पड़े हुए हैं, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, इन्फानाइट पे बहुत दूर। मेरे पास है पूरा स्टोर खाली पड़ा है। अब यहाँ से मैंने Q1 चार्ज को उठाया, मैं मतलब एक्सटर्नल एजेंट, और इस चार्ज को मैं लेके आया। जब मैं इस चार्ज को यहाँ पे लेके आया, यहाँ पर लाके मैंने इसको रख दिया। ये बताओ कि जब मैं इस चार्ज को इन्फिनिटी से निकाल के बाहर लेके आ रहा होऊंगा तो क्या Q1 के ऊपर कोई भी फोर्स लगेगा? आप लगा दो। दिमाग चले तो ही बोलना है, बकवास नहीं करनी है। जब मैं इस पूरे स्पेस में जिसमें कुछ भी नहीं था, जब मैं इस Q1 को वहां से निकाल के लेके आया होऊंगा तो क्या Q1 के ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा? फिर इफ एंड बट की बातें नहीं करनी, आया ना, लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स लगने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कोई मार्केट में है ही नहीं, क्योंकि दुनिया में इकलौता चार्ज था। तो इस इकलौते चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में मुझे कोई भी वर्क करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से इस Q2 को लेके आऊंगा, जैसे इन्फिनिटी से बाहर निकलेगा, ये Q1 इसको धक्का देना शुरू नहीं करेगा, और Q1 जैसे उस Q2 को धक्का देगा तो Q2 रिपेल होगा। अगर अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्ट होगा। तो मैं इनको सेम नेचर का मान लेता हूं कि अभी ये रिपेल होगा। अब जब ये रिपेल हो रहा है, अब मैं इसको अगर लेके आऊंगा तो लेके आने में मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं अल्टीमेटली ये R दूरी पर आकर Q2 को मैं रख दूं। तो Q2 को जैसे ही मैं निकालूंगा तो इस पर रिपल्शन फोर्स लग रहा है। इस Q2 को जैसे यहां पर अगर मैं देखूं इस Q2 के बारे में, ये अगर Q2 है तो Q1 इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? अगर इस Q2 पे इधर की तरफ फोर्स लगा तो तुम्हें फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तुम फोर्स इसलिए लगा रहे हो ताकि तुम उसे इन्फिनिटी से लेके R दूरी पर ले जाके रख दो। तो तुमने इस पूरे प्रोसेस में कुछ वर्क किया होगा कि नहीं किया होगा? जो तुमने वर्क किया है ना, वही इस सिस्टम को बनाने में खर्च की गई एनर्जी है। यही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। समझ गए डेफिनेशन? इन्फिनिटी पे रखे हुए चार्जेस को गिवन कॉन्फ़िगरेशन में रखने के लिए जो भी वर्क करना पड़ता है, वो वर्क ही क्या कहलाता है? उस सिस्टम की पोटेंशियल है। एकदम सिंपल डेफिनेशन समझ में आ गई? ठीक, तो ये डेफिनेशन तुम्हें समझ में आ गई। इस डेफिनेशन को अगर तुम्हारे पल्ले पड़ गया है तो मैं इसको लिखाना भी चाहता हूँ, तो आप इसको लिख लीजिए और एकदम थ्योरी वाले शब्दों में लिख लीजिए, जिससे कि आपको याद भी रहे। Potential energy of a system, potential energy of a system of particles, potential energy of a system of particles defined as, potential energy of system of particle is defined as work done in assembling, work done in assembling the system, work done in assembling the system of charge from, assembling the system of charges, charge nahi, assembling the system of charges from infinity to given configuration, from infinity to given configuration against interaction forces between them, against interaction forces between them. तो लिख क्यों नहीं रहा? Against interaction, from infinity to given configuration against interaction forces between them. तुम बात समझ गए?
इन्फिनिटी पे रखे हुए चार्जेस को गिवन कॉन्फ़िगरेशन में सेट करने के लिए जो भी एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ा वही उस सिस्टम की क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। एक बात और समझो, क्या होगा कि अगर इनका नेचर अपोजिट हो, अपोजिट नेचर में तुम सोचना शुरू करो कि जैसे कि ये चार्ज Q1 था, पॉजिटिव था, ठीक है, Q2 तुम्हारे पास इन्फिनिटी पे नेगेटिव में पड़ा हुआ है, इस Q2 को इन्फिनिटी पे जैसे ही बाहर निकालूंगा इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ पे इसको तो लाके मैंने फिक्स कर दिया, कील ठोक दी इसमें, लेकिन जैसे ही इसको बाहर निकालूंगा अट्रैक्ट करेगा, तो तुम्हें अब फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन। अगर तुम फोर्स नहीं लगाते तो क्या ये कभी भी ऐसे कन्फिगरेशन पे जाके रुकता जो तुम्हें चाहिए, या फिर जाके इससे टकरा जाता, टकरा जाता? मतलब मैं कभी नहीं चाहता कि चार्ज के पास कभी कोई खुद की काइनेटिक एनर्जी आए। गेटिंग माई पॉइंट? मैं जब भी इसको यहां से निकालूंगा मैं चाहूंगा कि ये वेरी स्लोली जाए, इसीलिए शब्द इस्तेमाल होता है कीपिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। क्या शब्द इस्तेमाल होता है? कीपिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। इस पूरे मोशन को कैसे मैंने किया है, इसकी काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखते हुए, क्योंकि अब एक कुछ कुछ और बात डिटेल में समझो। जैसे तुम्हारे पास वर्क डन एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया, दूसरा वर्क डन तुमने किया, और इससे इसकी काइनेटिक एनर्जी में हो गया चेंज। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती, अभी तो नहीं हुई, अभी तो ये जीरो है, इसीलिए तुमने क्या लिख दिया, वर्क डन बाई एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा लिख दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती, तो क्या कभी एक्सटर्नल का वर्क तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क के नेगेटिव के बराबर हो पाता? नहीं हो पाता। तो फिर तुम पोटेंशियल एनर्जी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड की लिख पाते क्या? नहीं। तुम फिर पोटेंशियल एनर्जी किसकी लिखते? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी। चमक गई बात? ठीक है। तो ये इन डेप्थ कहानी थी कि हम इसलिए क्यों इसको कीपिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं। हमने यहां पर ऐसा लिखा है क्या, है ना? तो इसको दूसरा पॉइंट ऐसा लिख दो, charges are taken away from infinity, charges are taken away from infinity with constant kinetic energy, ब्रैकेट में लिख दो वेरी स्लोली, कई जगह ऐसा लिखा जाएगा विथ कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, ब्रैकेट में लिख दो वेरी स्लोली, या फिर बोलेंगे बहुत स्लोली। ठीक है जी। समझ गए बात को? तो अब अपन इस कहानी को वापस से अपने शब्दों में, जो हमने पढ़ा है, आपने ये चित्र तो बना लिया होगा, अब बना लीजिए। थोड़ा सा मैं अच्छे से और बना देता हूँ ताकि आपको दिखने में अच्छा लगे। ये इन्फिनिटी था, यहाँ पर चार्ज Q1 था, Q2 था, हमने यहाँ से इसको बाहर निकाला, तो इधर ये Q2 पर इधर फोर्स लगा F एक्सटर्नल, नहीं, इधर तो F इलेक्ट्रिक फील्ड ही लग रहा है, और मुझे खींच के लेके आना पड़ रहा है, तो ये F एक्सटर्नल, क्योंकि इनका नेचर जो है वो सेम है। अब अच्छा लग रहा है दिखने में? ऐसा बना लीजिए। अभी यही तो समझाया था ना क्यों रखना जरूरी है, क्योंकि अगर काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम तुमने अभी देखी, अब तुम एक्सटर्नल का वर्क तुम किसके अगेंस्ट कर रहे हो, उस काइनेटिक एनर्जी को भी तो कंपनसेट करना पड़ेगा ना। तुमने जो वर्क किया उस वर्क का एक हिस्सा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क के अगेंस्ट में चला गया, और दूसरे हिस्से ने उसे काइनेटिक एनर्जी दे दी। तो जो तुमने वर्क किया उसकी कैलकुलेशन कभी भी फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी निकालने में यूज ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा चला गया काइनेटिक एनर्जी को, दूसरा हिस्सा चला गया उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करने में।
चोंच बंद करके वापस से समझो, है ना। बुद्धि में एक बार में समझ में आना थोड़ा मुश्किल होता है, बुद्धि क्या है ना थोड़ी छोटी होती है, और जिस लेवल पे जाके हम पढ़ा रहे हैं वो समझना भी थोड़ा मुश्किल काम है। हमने ये बोला वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा बोला। मैं कह रहा हूं कि अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई तो जो भी तूने वर्क किया वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ये क्या लिखेगा, डेल्टा के ई माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट डिफाइन थोड़ी होती है। 11th तो डूबी हुई है इसलिए समझ में आएगा नहीं। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी डिफाइन होती है उन फोर्सेस के लिए जो कंजर्वेटिव नेचर के हैं। क्या काइनेटिक एनर्जी का नेचर कंजर्वेटिव है, हमें कैसे पता, क्योंकि वो किसी फोर्स के अगेंस्ट थोड़ी आई है। किसके अगेंस्ट आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन इसके लिए नहीं कर सकता मैं, मुझे डिफाइन किसके लिए करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो अगर ये वैल्यू तेरे पास अगर नॉन जीरो है तो क्या कभी भी जो तूने एक्सटर्नल का वर्क निकाला है क्या कभी भी वो इसके बराबर होगा, नहीं होगा। इसीलिए इसका जीरो होना जरूरी है। समझ गया। ये 11th निपटने के नुकसान है, बेसिक चीजें नहीं पता होना। किसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, क्यों सौंदर्य पता। क्या हम हर एक चीज के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, नहीं। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस के लिए ही डिफाइन होती है। ऐसे फोर्सेस जिनका फील्ड होता है, जिन फोर्सेस का फील्ड ही नहीं है उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर ही नहीं सकते। समझ गए बात को। तो ये ना बीच बीच में ऐसे ज्ञान की बातें निकलती रहती हैं, दिमाग में सेट करते रहा करो या लिखते रहा करो। तो हम बात कर रहे थे यहां पर आगे की कहानी की। तो मैंने काम किया यहां से लेके यहां तक x दूरी पर, इसको ऐसा मान लिया। तो इस एक्सटर्नल के वर्क के बारे में थोड़ा सोच के देख, बोर्ड पर नजर बना। एक्सटर्नल का वर्क कितना है, तो एक्सटर्नल का वर्क है तुम्हारे पास एफ एक्सटर्नल, किधर है, लेफ्ट में राइट में, लेफ्ट में, इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, dx, एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो एफ एक्सटर्नल इनटू dx, dx की वैल्यू कितनी है, dx ही रहेगी, तो इसको ना इसको हटाओ, इनटू कॉस। अब ये बताएं डिस्प्लेसमेंट किधर है, लेफ्ट में या राइट में, तो डिस्प्लेसमेंट है लेफ्ट में, तो ds वेक्टर इधर हुआ कि नहीं हुआ, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 0। इतना चमक गया। दूसरी कहानी, तुम क्या चाह रहे हो, इस सिस्टम पर एफ एक्सटर्नल वेक्टर अगर साइन से देखूं तो दिस शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो चाह रहे हो। अगर मैग्नीट्यूड में देखूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही बात है। तुम समझे इस बात को मैं क्या बोला, दो वेक्टर एक दूसरे के तरफ हैं, ऐसे इक्वल एंड अपोजिट हैं, इक्वल एंड अपोजिट है तो उनमें माइनस लगा के लिखूंगा, मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो ऐसे बराबर लिख दूंगा। इतनी बात चमक गई। तो इसका मतलब अगर मुझे एफ एक्सटर्नल की वैल्यू यहां से निकालनी हो तो मेरे पास एफ एक्सटर्नल की जो वैल्यू वो कितनी है, माइनस ऑफ के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। इसको यहां चिपका दे तो जाएगी माइनस के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन। तुम कहां से कहां गए हो, इन्फिनिटी से कहां गए हो, r, तो लिमिट क्या लगेगी, इन्फिनिटी से r। ये अलग से कहानी है ना। अगर मैं यहां पर तुमसे बोलूं वर्क डन बाई जो एक्सटर्नल है वो है माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारे पास के, तो माइनस को तो माइनस ही रहने दो, ये के Q1 Q2 तो बाहर आ गया, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, अच्छा नहीं पता है, -2 + 1 अपॉन -2 + 1,
बोले बच्चे, तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई आर, ये हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस वन बाई एक्स, लिमिट फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी, माइनस को इन्फिनिटी टू आर उल्टा लिख दिया, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर। अच्छा मैंने अभी आर एक्स्ट्रा लिख दिया क्या, ये आर नहीं आएगा, ये ज़बरदस्ती का लिख दिया था। ये x की पावर माइनस वन बचेगा, नीचे माइनस वन है तो माइनस बाहर आ गया, तो बचेगा k क्यू वन क्यू टू माइनस माइनस प्लस हो गया 1/x लिमिट इन्फिनिटी से r। आओ लिमिट चिपकाएं, तो k क्यू वन क्यू टू 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो ये बन गया वर्क डन बाई एक्सटर्नल इज इक्वल टू k क्यू वन क्यू टू बाई आर। इतना समझ में आया? थोड़ा नजरें अगले स्टेप पे मैं लेके जा रहा हूं, लिखना थोड़ी देर में, मैं अभी लिखाता हूं तुम्हें। तुमने वर्क डन बाई एक्सटर्नल क्या लिखा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर ऐसा लिखा। तुमको अगर 11th का थोड़ा सा ज्ञान हो तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में क्या होता था, डेल्टा यू, माइनस तो फील्ड के लिए होता था, वर्क डन बाई, ये भी नहीं याद है तुम्हें, एक और फॉर्मूला लिख लो अगर नहीं याद है तो, वर्क डन बाई फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता था, या वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स वो होता था माइनस डेल्टा यू। मतलब ये लिखा हुआ है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इट इज यू इनिशियल माइनस यू। तुमने क्या निकाला है, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर कितना लिखा है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। यू फाइनल मतलब तुम्हारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और यू इनिशियल मतलब इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे कितनी है, 0। तो ये हो जाएगी, ये तो 0 है, u इज इक्वल टू कितना हो गया, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। ये पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों चार्जेस के आपस में इंटरेक्शन की वजह से है, इसीलिए इस पोटेंशियल एनर्जी को बोला जाता है इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला जाता है, समझ गए बात को? अब एक गोला है, एक चीज और समझ लो, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कितने टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो दो तरीके की होती है, एक तो होती है इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होती है सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। ज्ञान की बात सुनी रहे हो तो सुनी लो। जैसे यहां पर दो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन था, पॉइंट चार्जेस के बीच का, तो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, तीन के बीच होता तो भी इसका टाइप क्या होता, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। अब एक गोला है, इस गोले के ऊपर तुमने चार्ज दिया और चार्ज दिया और चार्ज दिया, तो इस गोले की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो ये कहलाती है इसकी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए? जब इंटरेक्शन खुद की बॉडी के अंदर ही हो रहा है तो क्या कहलाएगी, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, और जब इंटरेक्शन आपस की बॉडीज के बीच में हो रहा होगा तो क्या कहलाएगी, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। सारी बात सेट हो गई दिमाग में? ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, तो वो अलग होगा, वो ये नहीं है। ये किसके बीच में है, दो चार्जेस के बीच में, लेकिन फंडामेंटल डेफिनेशन वही होती है कि चार्ज कहां पर पड़ा है, इन्फिनिटी पर, उसे लेके आना है तो उस गोले पर पहले से जो भी चार्ज होगा वो उसका अपोज करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं इन्फिनिटी से डी क्यू चार्ज लेके आया, उस डी क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से बाहर निकालूंगा तो उस गोले के ऊपर जो पहले से चार्ज है उसका अपोज करेगा, जब वो उसका अपोज करेगा तो उस पर कुछ फोर्स लगेगा, फिर मैं सॉल्व करके निकालता हूँ। अच्छा, अब एक और एक्सप्लेनेशन सुनो, नॉलेज ओवरलोड तो नहीं हो रही ना तुम्हारी बुद्धि में? ठीक, एक और एक्सप्लेनेशन ये है कि कई बार ऐसी बात आती है जो एनसीईआरटी में भी लिखी है, जो कि मुझे सही भी लगती है, कि यहाँ पर ये जो आपने माइनस साइन लगाया है, हमने तो गणित के हिसाब से देख के लगाया है कि नहीं लगाया? हाँ या ना? हमने तो गणित के हिसाब से देखा कि भाई एक तीर इधर है एक तीर इधर है, अपोजिट है तो माइनस आएगा। वो कहता है कि अगर मान ले तुझे मैग्नीट्यूड से भी करना है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो कैसे सोचा जाए उस चीज को? तो उसके बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि ये यहाँ पर अगर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds की बजाय आप डेल्टा s मान लो, ये s नहीं x मान लो यार, s थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा,
डी एक्स की जगह अगर आप इसे डेल्टा एक्स मान लो, अगर आप डी एक्स की जगह इसको डेल्टा एक्स मानोगे तो डेल्टा एक्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है? घट रहा है, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो वो कम हो रही है, तो इसकी वजह से वो डिस्टेंस कम होने को कंपनसेट करने के लिए माइनस लगाया जाता है। ये भी एक एक्सप्लेनेशन है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है। अगर कभी असर्शन रीजन में चीजें आए तो आप लोग याद रखना। ओके, छापिए। जो ये नेगेटिव साइन लगाए ना, इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा लिख लो कि दिस नेगेटिव साइन इज ड्यू टू, this negative sign is due to x is decreasing. या ड्यू टू डिक्रीमेंट इन x ऐसा भी बोल सकते हो, बिकॉज ऑफ x इज डिक्रीजिंग। मतलब ये x कम हो रहा है, इसकी वजह से ये नेगेटिव साइन आया है। अगर कभी AR में आए तो अपन को याद रखना है। आगे किसका था? सुनो, क्वेश्चंस करते हैं सिंपल। जैसे अभी दो वाला तो तुमने देख लिया है ना, दो वाले का क्या है? KQ1 Q2/R। जरा फटाफट तुम लोगों को बताना है कितना है ना। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पहला। दूसरा, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज प्लेस्ड एट C। दो चीजें बतानी है। पहला है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम और दूसरा है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज प्लेस्ड एट C। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मैं ही सिखा देता हूं। आओ देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आए तुमसे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने को आए और इस तरीके के पॉइंट चार्ज दे रखे हों, तो अपना जो काम है वो ये है कि अपने को पता करना है कि मैक्सिमम पॉसिबल पेयर्स कितने बनने हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, इसका मतलब होता है मैक्सिमम पॉसिबल पेयर्स। ठीक है, और जो दूसरा जो पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज, इसका मतलब है ऑल पेयर्स विद दैट चार्ज। अभी क्या कहना चाह रहा हूं अभी समझाता हूं। जैसे कि यहां पे आपसे बोला गया कि यार इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो ये सोचो सिस्टम बना कैसे होगा। इन्फिनिटी पे तीनों चार्ज पड़े होंगे, पहला चार्ज उठाया होगा, घोड़े पे बैठाया होगा और तिगड़िक 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 लेके आके इसे A पे रख दिया होगा, पहला आ गया। अब दूसरा लेके आए होंगे, डिस्का 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 डिस्का, दूसरा यहाँ आ गया। तीसरा लेके आए होंगे और तीसरे को यहाँ रख दिया होगा। जब पहला लाया होगा तो वो एकदम फ्री है, कोई दुनिया में कोई इंटरेक्शन, कोई चार्ज ही नहीं है, तो उसको कोई भी वर्क करने की जरूरत। दूसरा चार्ज आया होगा तो उसने इसके अगेंस्ट वर्क किया होगा, तो एक पेयर ये बन गया। समझ के बाद जब वो दूसरा लास्ट तीसरा चार्ज आया होगा तब उसको इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ा होगा और इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ा होगा, तो कितने पेयर बने? इसीलिए बोला ऑल पॉसिबल पेयर, जितने पेयर बन सकते हैं सिस्टम में सारे बना दे। तो इस पहले वाले का आंसर मेरे लिए तो बहुत इजी हो गया।
U बराबर इंटरेक्शन बिटवीन ए बी प्लस इंटरेक्शन बिटवीन बी सी प्लस इंटरेक्शन बिटवीन सी। यही तो मतलब हुआ। तो ए बी के मध्य कितना पोटेंशियल एनर्जी है? तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर। बी सी के बीच में बेटा के क्यू वन क्यू टू बाई, इसके बीच में के क्यू वन क्यू टू बाई आर, तो कितना हो गया? 3k क्यू वन क्यू टू बाई एल, मतलब 3k स्क्वायर बाई एल। समझ गए बात को? अरे हाँ या ना? ठीक है। अब बात आ जाओ भाई दूसरे की। ये तुम कछुए मत बनो, ऐसा छाप के कुछ होने वाला है नहीं तुम्हारे जीवन में। समझने में ध्यान दो। जो चार्ज सी पर रखा हुआ है, उस सी पर रखे हुए चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। तो यार देख, जब तुझे सी वाले का चाहिए तो तुझे कौन से पेयर चाहिए? वो पेयर जिनमें सिर्फ सी आ रहा हो, है ना, जिसमें सी आ रहा हो। तो मतलब एक तो पेयर ये हो गया ए सी वाला, आया ना, और दूसरा पेयर हो गया ये बी सी वाला। चमक गई बात? तो U हम अगर C की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास U बिटवीन AC प्लस U बिटवीन BC। कहानी खत्म, पैसा हजम। K Q1 Q2 बाई आर प्लस K Q1 Q2 बाई आर, तो वही हो जाएगा आपके पास 2K Q स्क्वायर बाई एल। जो भी बोर्ड पे लिखा है किसके समझ में नहीं आया? पूछो डाउट। कोई डाउट? एकदम आसान है। क्यों भाई याद दिया? सही बात है, तुम्हारे स्कूल में तो हो गया ये सब। अच्छा तुम गई नहीं थी स्कूल में, अपने आप हो गया? बहुत गलत हुआ। तू हंसना चाह रही है, रोना चाह रही है, क्या है मतलब? तू इधर देख के लिख ले। अच्छा लिख लिया। ऐसे शैतान बच्चे नहीं होते जो शैतानी करके फिर एकदम ऐसे इधर उधर देखते हैं? ऐसे देख रही है? ऐसा तो नहीं कहीं तू इधर उधर किसी को परेशान कर रही हो? हाँ भाई, बैक बेंचर सोसाइटी आज चेंज हो गई है। क्या हाल है? ठीक है, चमक रहा है सब। और लावण्या ठीक है? सपोर्ट हट गया पीछे आराम से। होता है बेटा कभी कभी जीवन में। चलो एक क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है? छाप लिया होगा। डन। चलो भाई, ठीक है भाई, हो गई छपाई। अगला क्वेश्चन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन करेंगे या फिर सिंपल क्वेश्चन करेंगे? सिंपल करेंगे। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन औकात के बाहर होता है ऐसा? तुम अपनी औकात बदलना नहीं चाहते हो, समस्या ये है। क्यू, क्यू, 2Q माइनस क्यू, एल, एल। करो। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
मुझे क्या पता। इतना मुझे थोड़ी याद रहता है। डन। नो सर, अरे इतना टफ क्वेश्चन थोड़ी है। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछिए। तो एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, सारे पेयर हो गए क्या? नहीं, पांचवा पेयर और छठवां पेयर। कितने पेयर हैं? 6। जरा मैथ्स वाले लोग जरा बताओ, अगर मुझे दो दो के पेयर बनाने हैं तो कितने पेयर बनेंगे अगर मेरे पास n चार्जेस हैं तो? n पेयर अगर n है तो nc2। अरे भाई, आया ना? इतना तो मुझे भी याद है बचपन का। अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो टोटल नंबर ऑफ पेयर बनेंगे इतने, n इंटू n माइनस वन बाई टू nc2। ये मैथ का फॉर्मूला है, फिजिक्स का थोड़ी है। नाम क्या तेरा? विधि? हम्म, प्रिया। हो गया? चलो भाई देखते हैं क्या क्या किया तुम लोगों ने। तो देखो, जब भी ना ऐसा हो ना तुम्हें कंफ्यूजन हो कि कितने पेयर बनेंगे, तो उसके लिए सिंपल है, n इंटू एन माइनस वन बाई टू लगा दो। यहाँ पर अगर 4 है तो देखो 4 इंटू फोर माइनस वन 3/2 मतलब 6 पेयर बनेंगे। तो 6 दिख भी रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। नामकरण कर दिया जाए। जिन बच्चों को समस्या हो रही है थोड़े नामकरण में, ए बी सी डी। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं भी पूरा नहीं करूंगा। सोल्यूशन, तो यू सिस्टम हो जाएगा यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस ए सी। डायगोनल हो गया, दूसरा डायगोनल बी डी। खत्म हो गया भाई, यही लिखने हैं। एक एक करके लिखते हैं। ए बी के बीच का लिखा जाए पहले, तो के 2q माइनस क्यू बाई एल। कितने लोगों का सही है? पहला सबका सही है, ठीक है। बी सी लिखा जाए, के माइनस क्यू क्यू बाई एल। सी डी लिखा जाए, के क्यू क्यू बाई एल। डी ए लिखा जाए, के क्यू माइनस 2q बाई एल। चार तो सही है। अब आ जाओ भाई पांचवा, ए सी वाला। ए सी मतलब डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? √2l। तो के 2q क्यू अपॉन √2l। तुम्हारे पेट में कोई दर्द है क्या? क्या वो माइनस नहीं है क्या उधर? अच्छा, माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है यहाँ पे, वो -2q नहीं है। मुझे लगा उधर माइनस भी है। तो Q2q/L हो गया बस। ठीक है, तो ए सी ऐसा हो गया। और दूसरा कितना है? के क्यू माइनस क्यू अपॉन √2l। कितने लोगों का सही है? ठीक है, इससे आगे मैंने सॉल्व नहीं किया, कर सकते हैं इससे आगे सॉल्व। करना चाहेंगे आप?
कौन कौन मर गया? ये मर गया, खींच के हूं, ये भी मर गया भाई साहब। अब कौन कौन बचा? तो इसमें से के क्यू स्क्वायर बाई एल, और क्या बाहर आ जाएगा? √2 भी बाहर ले लें, तो 2 - 1 इतना ही बचा बस, यही बच रहा है क्या? ठीक है भाई, ये तो अच्छा हो गया। ये आ रहा है, चलो अगली हेडिंग लिखी जाए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगली हेडिंग लिखी जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका नोटेशन होता है V, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का नोटेशन क्या था? Q। अब ये बताओ, अभी तक तुमने जो भी पढ़ा इसमें तुम्हें कोई डाउट है क्या? किसी के मन में कोई भी डाउट? वो दोनों छुप के बैठी हैं जो, भूमिका और भूमिका की पड़ोसन, नहीं? ठीक, श्रिया, श्रिया नाम है ना तेरा? लारण्या, अच्छा। कौन बोली? तेरा क्या नाम है? आहाना। चलो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बातें कर लें। मैं बटरफ्लाई बना के घूम रहा हूँ भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर ली जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में देखो ऐसा है कि एक चार्ज ये रखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा चार्ज ये चार्ज क्यू है, लेकिन ये चार्ज यूनिटी है, यूनिटी मतलब 1, और इनके बीच की दूरी r है। अब मैं तुमसे बोलूं कि इनके बीच की जरा एक बार इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो आप क्या बोलोगे? के Q1 Q2 बाई आर, ऐसा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? और Q0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये कितना बचेगा? के क्यू बाई आर। इसी को V बोलते हैं। मतलब इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है वो अपन ऐसी बोल सकते हैं, इट इज इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन एनी चार्ज एंड यूनिट चार्ज। समझ गए बात को? तो इसकी डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन लिख ली जाए, इसकी पहली डेफिनेशन लिख ली जाए, इट इज interaction potential energy, it is interaction potential energy of a unit positive charge, it is interaction potential energy of a unit positive charge। उसके बाद ये बना लो, लग रहा है ना अच्छा सा? इट इज इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। ऋषभ तो ठीक है, कोई परेशानी नहीं? दुखी क्यों लगता है तू? नहीं है दुखी? पक्का हंस के देखा। और शर्मा आ गया हंसने की बजाय। अगला क्वेश्चन तो करेगा तो क्या है, तो सब हंसी का पात्र बना ना। पहली डेफिनेशन समझ में आ गई भाई? पहली डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट? चलो दूसरी डेफिनेशन सुनो। दूसरी डेफिनेशन ये कहती है कि इन्फिनिटी पे चार्ज पड़ा हुआ था, एक चार्ज Q था, एक चार्ज 1 था, या एक Q0 मान लो, ठीक है। जब मैं इसको यहाँ पे लेके आया तो पहले Q को लेके आया, फिर Q0 को लेके आया, तो इसको लाने में कुछ वर्क तो हुआ। तो जो भी वर्क हुआ, वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो मैं लेके आया बाद में, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल। एक ही तो बात है, इसी वर्क को तो तुमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी? पूरी डेरिवेशन वही है, बस वहां पर Q2 की जगह क्या रखा है? Q0, और Q1 की जगह कितना रखा है? Q।
तो क्या लिखा हुआ है, के क्यू क्यू नॉट बाई आर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, ढिच के आओ, कितना बचा, एक ही तो बात लिखी हुई है। इस डेफिनेशन को लिखा जाए, देखिए दूसरी डेफिनेशन है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिख दो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, work done in bringing a unit positive charge from infinity from infinity to the given point against the electric forces, ठीक है जी, एक ही बात है। उसके बाद ये छाप लेंगे प्यारा सा चित्र, अच्छा तो लग ही रहा है तुम्हें, दूसरा वाला। हो गया। उसके बाद एक दो अच्छी अच्छी बातें और लिख लो, एक डब्बा बना के लिख लो, ताकि इससे क्वेश्चंस होते रहें तुम्हारे। पोटेंशियल को अभी भी तुमने क्या सीखा, इट इज वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ऐसा सीखा। वर्क यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी था तो इट इज क्यू नॉट, है ना। मैं इससे एक चीज और सिखाना चाह रहा हूँ, तुम लोग जरा देखो, पहले लिखो मत, है ना। एक चीज और देख लो, जैसे कि अगर कभी तुम्हें ये पता करना है किसी जगह की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो तुमने अभी ये देख लिया कि जो V है वो है U अपॉन क्यू नॉट। अगर किसी जगह का तुमको पोटेंशियल पता है और तुम्हारे पास कोई चार्ज क्यू नॉट है, तो उस चार्ज को उस पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस क्यू नॉट चार्ज की इस V जगह, जहां पर जो V पोटेंशियल जिस भी लोकेशन पे था, उस लोकेशन पर इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी आ गई, हाँ या ना। नहीं समझे, देखो सुनो, जैसे ये एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक पॉइंट है, इसका पोटेंशियल है वी ए, ओके, एक इस पॉइंट का पोटेंशियल है वी बी। अब मेरे पास एक चार्ज है जो है क्यू नॉट, इस क्यू नॉट को मैंने ए पॉइंट पे रखा, अब मैं पूछ रहा हूं बता इस ए पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, तो मैं कहूंगा मुझे कुछ नहीं करना, इस क्यू नॉट में किससे मल्टीप्लाई कर दो, उस जगह के पोटेंशियल से। समझ गए बात को। सिमिलरली मुझसे बोले कि भाई बी पॉइंट पर पोटेंशियल बता, तो चार्ज को बी पॉइंट के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी आ गया चार्ज का, आया ना। तो जैसे कि जब तुम किसी भी क्यू चार्ज को ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे थे, तो उस पर फोर्स कितना आया था, क्यू ई, याद आया, उस पर एफ बराबर क्यू ई याद है, उस पर फोर्स आ रहा था एफ बराबर क्यू ई। वैसे ही उस जगह पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, क्यू नॉट इंटू वी ए, अगर ए पॉइंट पर है और बी पॉइंट पर है तो क्यू नॉट इंटू वी बी। अब इस पाथ को लिख लो, अब तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि v बराबर डब्ल्यू बाई क्यू नॉट या u बराबर या u बाई क्यू नॉट, यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों बातें लिख लेना।
ठीक है। अगला पॉइंट ऐसा लिख दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। is scalar quantity. यूनिट इज वोल्ट, और क्या यूनिट हो सकती है? जूल पर कूलम। यूनिट इसकी एक तो वर्क डन अपॉन चार्ज है, तो इसकी यूनिट हो सकती है, एक यूनिट है वोल्ट और दूसरी यूनिट है जूल पर कूलम। पहली यूनिट है वोल्ट, दूसरी यूनिट है जूल पर कूलम। ध्यान रखना सी मतलब कूलम, हाँ मैंने पूरा इसीलिए लिख दिया है ताकि कंफ्यूजन ना रहे। डायमेंशन निकालो, डायमेंशन निकालो, डायमेंशन। आप लोग उधर निकालो, मैं इधर निकालता हूँ, बाद में मैच करेंगे किसकी सही है। जूल मतलब वर्क, वर्क मतलब फोर्स, MLT-2 इंटू एल, और चार्ज मतलब AT। तो डायमेंशन मेरी तो आ गई भाई, तुम लोगों का बताओ, यही आ रही है क्या? है ना? कैसे निकाली डायमेंशन? जूल पर कूलम, जूल मतलब वर्क, नीचे कूलम मतलब चार्ज, चार्ज का AT, वर्क का ML/T-2, या वर्क को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। ओके, अगला पॉइंट, theoretically potential at infinity is zero, 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 and practically we consider it zero, and practically we consider it zero at surface of earth, at surface of earth, consider it zero at surface of earth। जैसे अर्थिंग का मतलब याद करो, जब तुमको अब शुरू के लेक्चर याद करो, अर्थिंग सिखाई थी, तो अर्थिंग पे जब अपन ने क्या, अर्थिंग का जमीन में चिपका दिया था तार, क्या बोला था कि यहाँ पे इसका पोटेंशियल कितना हो गया? जीरो। तो प्रैक्टिकल हम बोल रहे हैं, थ्योरेटिकली कहाँ पर जीरो है? इन्फिनिटी। ठीक है, अगली हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भाई तैयार हो जाओ, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर तुम्हें सिंपल शब्द में बताऊं तो ये रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस ऑफ कर्ल, इसको बोलते हैं कर्ल या फिर ग्रेडियंट, दोनों ही नाम है, कर्ल या ग्रेडियंट, कुछ भी बोल लो, या तो कर्ल बोलो या फिर ग्रेडियंट बोल लो। उल्टा ट्रेंगल, उल्टा त्रिभुज, और इसका जो मतलब होता है वो ये होता है, इट इज डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप डेल वाई डेल जेड के कैप। ठीक है, गणित नहीं आता ना? पार्शियल डिफरेंशिएशन तुमको आता है क्या? ए नालायको, पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है क्या? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोल लो।
बेटा तू कब श्योर होगा जिंदगी में? कौन से दिन आएंगे जब तू श्योरिटी से कहेगा सर ये आता है, ये मुझे नहीं आता है? हैं? दिल देखने के बाद? किसका? अच्छा, वो डेल नहीं है। अच्छा, वो डेल। तुम समझे क्या हो रहा है ये? तुम्हें पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है क्या? यस सर, नो सर? ठीक, बस इतना ही सुनना है मुझे, ऐसे बोला करो तो बात करेंगे अपन। पार्शियल का मतलब होता है, जैसे तुम्हारे पास, मैं एक एग्जांपल से तुम्हें समझा ही देता हूँ। जैसे मान लो v इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब, ठीक है? अब तुमसे बोला जाए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, किस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल लिखा गया है? तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि तुम्हें ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, इसमें v को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए माइनस तो मैंने बाहर लगा लिया, जिसके रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है उसी को वेरिएबल मानना है, बाकी सभी वेरिएबल कांस्टेंट मानने हैं। जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है उसी को वेरिएबल मानना है, बाकी सभी वेरिएबल क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। मतलब जब मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे लिए y और z क्यूब क्या हो गए? कांस्टेंट। सिर्फ वेरिएबल क्या बचा मेरे पास? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, पहला खत्म। दूसरे वाले में वेरिएबल क्या मानूंगा मैं? डेल v अपॉन डेल वाई, तो वेरिएबल क्या रहेगा? y। y का कंपोनेंट क्या है? तो एक्स स्क्वायर जेड क्यूब तो कांस्टेंट हो गया, और y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 1। तो ये हो गया जे कैप, इतना चमक गया। अब आ जाओ नीचे, तो इसमें क्या है कि z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वेरिएबल कांस्टेंट क्या क्या हो गए? एक्स स्क्वायर वाई, और जेड क्यूब का कितना हो गया? 3z स्क्वायर। चमक गई पूरी बात? यही होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इसको सिंपल ऐसा लिख लो, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है डेल, मतलब ऐसा है कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो वही वेरिएबल है, बाकी सभी वेरिएबल क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। तुम थोड़े गधे किस्म के इंसान हो, अभी हम वैशाख नंदन कह देंगे तो खुश हो जाओगे। वैशाख नंदन समझते हो? हाँ, हाँ रेस्पेक्ट में गधा। हाँ, तो रेस्पेक्ट में गधा हो तो। अबे हम ये कह रहे हैं इतनी देर से एक चीज। अच्छा, रेस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं इसे? तू तो वैशाख नंदन तो नहीं लिख ली कहीं? अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, वो नहीं लिखना है। मैंने ये बोला था कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वही वेरिएबल मानना है, बाकी सभी कांस्टेंट। ऐसे ही लिख अपनी भाषा में, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वही वेरिएबल, बाकी सभी वेरिएबल कांस्टेंट मानने हैं। हाँ, नॉर्मल डिफरेंशिएशन में ऐसा होता है। इसको नॉर्मल डिफरेंशिएट करना है, इसके रेस्पेक्ट में कैसे करेगा? तो बेटा पास कैसे हो गया? एक साथ जब एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो तुम नॉर्मल डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। थप्पड़ मार, मार थप्पड़, कोई टेंशन नहीं है, उलट लेंगे बाद में। हिंसा होने दो क्लास में थोड़ी, मार कुटाई मचने दो। हाँ हाँ छापो ना, हो गया। इधर तो जगह नहीं है, अब आगे आगे वाली लाइन में लिखाऊंगा, स्लाइड में। छाप लिया? हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या डाउट है? अच्छा, कोई डाउट नहीं शगुन को? चलो। क्या? गदहा, गर्दभ, गर्दभ, बेचारा भोला बच्चा। बेटा कहीं तो गलती से अगर इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया, तेरा तो शोषण हो जाएगा। अब तू शोषण की हिंदी ढूंढना। चलो आगे देखते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है, हाँ।
हमने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस कर्ल, चौंच बंद, माइनस कर्ल ऑफ पोटेंशियल, ऐसा हमने देख लिया। इसका अगर मान लो इफ ओनली वन वेरिएबल, या ऐसा बात कर लेते हैं, और वन वेरिएबल ओनली, मतलब मुझे नहीं है मेरे पास एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल, मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो उस केस में इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, माइनस डेल वी बाई डेल आर। और अगर एक ही वेरिएबल है तो फिर तुम्हारा पार्शियल डिफरेंशिएशन करो या नॉर्मल डिफरेंशिएशन करो, वैल्यू तो सेम ही रहनी है, आया ना, क्योंकि वहां पर वेरिएबल कितना है, सिर्फ एक। तो ये बन जाएगा मेरे पास, इस चिड़िया को उठाओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा मेरे पास माइनस डी वी बाई डी आर। तो पहली काम की चीज तुम्हारी ये मिल गई तुमको, इसमें कोई समस्या? दूसरी चीज, इस डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर ऐसा लिख सकते हैं, इसको जरा वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर का इंटीग्रेशन ये होता है डीवी का मतलब। ओके, समझ गई बात? अब इसमें क्या है कि dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, लिखने में अच्छा तो लग रहा है। यहां पर अगर तुम थोड़ी सी बुद्धि लगा के सोचो तो ये लिखा हुआ है डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, आया ना? और इसको लिख रहे हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। यहां तक कोई तुम्हारे पेट में दर्द है क्या? गणेश से घबराना नहीं है, यहां तक कोई समस्या है क्या? बोल बोल, आया ना? नहीं है। अब एक बात बता, लेफ्ट में लिखा है v फाइनल माइनस v इनिशियल और राइट में पूरी वैल्यू नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है? कौन बड़ा है, v फाइनल या v इनिशियल? इसका मतलब v इनिशियल बड़ा है। मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर जा रहा हूं तो पोटेंशियल बढ़ने की बजाय घट रहा है, यही तो मतलब हुआ। इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम है। यहां पर मैंने कोई भी कंडीशन नहीं मानी है, ये इन जनरल बात हो रही है। ऐसा नहीं बोला कि एक चार्ज के लिए, दो चार्ज के लिए, ऐसा कुछ बोला क्या? ये इन जनरल बात हो रही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक कंक्लूजन मेरे पास ये आ गया कि इन जनरल बोल सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। ये बात समझ में आ गई तुमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर भी अगर तुमसे मैं पूछ लूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यहां का पॉइंट का नाम है पोटेंशियल ए, यहां का पोटेंशियल बी, और यहां पर है पोटेंशियल सी, तो तुम तुरंत बता दोगे कि देखो सर, बी ए इज ग्रेटर देन बी बी, और ये भी बोल दोगे कि ये तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो यहां पर क्या बोल दोगे? वी ए इज इक्वल टू वी सी। सर ये आपने कैसे सोच लिया वी और वी सी बराबर है? क्या तुम वी ए और वी सी वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बिल्कुल भी मूव हुए हो? जब तुम मूव ही नहीं हुए हो तो कोई भी चेंज होने वाला पोटेंशियल में नहीं है। समझ गए बात को? ठीक है, एक दो कंक्लूजन और सोचते हैं। अगर कहीं पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। सोच के देख, कहां पे सोच रहे हैं अपन, कौन से फॉर्मूले में देखा है, कहां पर ये मैं कहां से कंक्लूड किया हूं? E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। अगर V कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? कांस्टेंट, जीरो मतलब। तो इस बात को छाप लो, फिर मैं तुम्हें दो तीन कंक्लूजन लिखाता हूं। एक तो लिख ही दिया, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। दूसरा कंक्लूजन ऐसा लिख सकते हैं अपन, यहीं पर लिखते हैं, इफ potential is constant
that means electric field will be zero at that place. अगर कहीं पर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? जीरो. दिख रहा है क्या? ठीक है भाई, देखो. शुरू करें? नहीं, देखो चलिए. तो हमने कुछ कुछ पॉइंट्स लिखाए थे, वो तो लिख लिए. और पॉइंट्स लिखिए. 2 पॉइंट तो लिख लिए ना आपने. इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, स्टार मार्क कर लो इसे. कर लिया. और दूसरा तो खैर नॉर्मल है कि इफ पोटेंशियल इज जीरो, दैट मीन्स इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इन दैट रीजन. ओके, ठीक है, यही लिखा है ना. हाँ, तो भाई और पॉइंट लिखो. और पॉइंट में ऐसा लिख लो कि पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी बट ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज वेक्टर क्वांटिटी. पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी but gradient of potential is vector quantity. क्या मतलब हुआ इसका? ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल क्या हो गया? माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी तुमने क्या देखा? E बराबर माइनस, यही तो देखा ना अभी तुमने. E बराबर माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, यही तो था. तो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर. लेकिन अगर इसका ग्रेडियंट ले लोगे तो क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर. ये बात लिखी हुई है, ठीक है. अगला पॉइंट. इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स is a conservative force that means work done is independent of path. That means work done is independent of path. अरे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. अभी क्वेश्चन करेंगे अपन, है ना, फिर समझेंगे आखिर ये कहना क्या चाह रहा है. नेक्स्ट. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is always from high potential to low potential. ठीक है, चलो भाई शुरू करें. देखो, एक क्वेश्चन है. अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ऐसा. एक चार्ज है. इस चार्ज को मैंने
एक पाथ इसका नाम 1 दे देते हैं, एक दूसरा पाथ इसका नाम 2 दे देते हैं, और एक पाथ है ये डायगोनल है, एक डायगोनल गया है और एक ऐसे घूम के गया है, 2 पाथ हो गए। इसका पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी। क्वेश्चन लिखो, चार्ज इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ए चार्ज इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, a charge is displaced from point A to point B via two paths, via two paths, via two paths, then पहला W1 is greater than W2, दूसरा W1 is less than W2, तीसरा W1 is equal to W2, एंड चौथा नोटा। नोटा समझते हो? नोटा, जो लेके आ जाए लोटा। क्या लग रहा है? थर्ड क्यों? अच्छा, अभी लिखा दिया क्या तुरंत? तो किसी पाथ से फर्क नहीं पड़ता, उसको किससे फर्क है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन से। तो ये बात को अभी हमने थ्योरी में ही लिखा दिया है, तो याद रखना। ठीक है, चलो। पोटेंशियल, पहली हेडिंग, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हम पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकालने की इच्छा रखते हैं, हालांकि हम निकाल चुके हैं अभी, लेकिन हम एक बार और निकालना चाहते हैं। अपन ने इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी वाले से तो निकाल ही लिया, एक चार्ज और यूनिट चार्ज की जो भी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल आया। तो एक पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल आया था वो KQ/R आया था, मैं उसको निकालना चाहता हूँ अपने इस फॉर्मूले से। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि हमने अभी भी ये पढ़ा है, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई वैक्टर डॉट DR वैक्टर का इंटीग्रेशन। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तुम एक चार्ज Q, डेफिनेशन क्या थी कि एक चार्ज Q है, इसके अगेंस्ट इन्फिनिटी से तुम एक दूसरा यूनिट चार्ज लेके आ रहे हो, उसको लाने में जो भी वर्क करना पड़ा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। यही पढ़ा था? अच्छा जी, अब इस डेफिनेशन को किनारे रखते हैं। सिंपल है, बताओ, एक चार्ज की वजह से जो Q है, R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? क्योंकि चार्ज तो पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई KQ/R²। यहां तक कोई प्रॉब्लम? DR वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 0। तो इंटू DR इंटू कॉस 0। कोई प्रॉब्लम तुमको? इसे इंटीग्रेट कर दो। तुम्हें चार्ज जो लेके आए थे वो कहां से लेके आए थे? इन्फिनिटी से लेके R पे लेके आए थे, और जो डेल्टा V है वो है V फाइनल माइनस V इनिशियल, और V इनिशियल कितना है? क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना मानते हो तुम? समझ गए बात? तो ये हो गया तुम्हारा V माइनस KQ DR/R का इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। 1/R² का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/R। अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले। तो ये हो जाएगा KQ 1/R माइनस 1/∞। तो पोटेंशियल आ गया KQ/R। अच्छा लग रहा है देखने में? ठीक है, आप लो, इतना ही आसान है। फॉर्मूला याद रखना है, KQ/R। घर पे जाके रिवाइज करना, सब उड़ जाएगा रिवाइज नहीं करोगे तो। लिख लिया क्या? पोटेंशियल
ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। दूसरा पॉइंट है पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर ढेर सारे चार्ज हैं, स्केलर क्वांटिटी है, जीवन में लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक पॉजिटिव एक ऐसा, मैंने 3 चार्ज लिए समझाने के लिए तुमको, ताकि तुमको समझने में मज़ा आए। क्या आए? मज़ा आए। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1, पोटेंशियल ड्यू टू Q2, या ऐसा लिखो V1 V2 V3 के Q1 बाई R1 प्लस के Q2 बाई R2 प्लस के माइनस Q3 बाई R3, क्योंकि नेगेटिव है ना, जिसका जो साइन है वो साइन चिपका देने का। दो चीजें पढ़ ली, तीसरी चीज लिखो। अब आएगा मजा बिड़ू। जब मैं शेल बोल रहा हूं तो शेल कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग हो, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। अगर मैं सॉलिड स्फीयर बोल रहा हूं, कंडक्टिंग बोल रहा हूं, तो उसका भी मतलब क्या है? शेल, क्योंकि पूरा पूरा चार्ज उसकी कहां पर होगा? सरफेस। ये बात बता चुके हैं ना अपन कि चार्ज है वो सरफेस पे रहता है अगर कंडक्टिंग है तो। ठीक, आओ बातें करें। एक कछुओ, बात बताओ, तुमसे एक चीज तो पूछी नहीं। अगर इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा बनेगा? चार्ज का, पोटेंशियल का, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? ये प्रॉपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा? ग्राफ बनाओ। एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो जाए ना, तुमको फिर और पढ़ाएंगे, थोड़ा अच्छा पढ़ाएंगे, मतलब और मजेदार चीजें बताऊंगा। एक बार चैप्टर खत्म हो जाए, ग्राफ ग्राफ खेलना सिखाऊंगा। कुछ कहना है ना? नहीं कहना? चलो भाई, पोटेंशियल ड्यू टू शेल, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, आई डोंट केयर। क्या हुआ? बिल्ली का ब्याह हुआ? नहीं। डिंग 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 डिंग। हे मेरे प्यारे कछुओं, मुझे पता है तुम एक नंबर के कछुए हो। आओ बातें करें। तुमको क्या चाहिए आप सोचो। मुझे 3 जगह पोटेंशियल चाहिए। पहला R ग्रेटर देन R के लिए, दूसरा R इक्वल टू R के लिए, और तीसरी कहानी तुम समझ गए होगे, R लेस देन R के लिए। मैं एक एक करके शुरुआत कर रहा हूं, तुम बोर्ड की तरफ नजर बना के रखें ना। देखो, इसके बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको पता है क्या पहले वाले का? फॉर R ग्रेटर देन R, मैं इसके लिए बात कर रहा हूं। एक कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हुआ करती थी? KQ बाई R स्क्वायर ना। गधो, याद क्यों नहीं है तुमको फॉर्मूले? भाई तुमको क्या बोल रखा है, चैप्टर क्लास में जो भी पढ़ा दिया शाम को जाके रट्टा मार लेने का फॉर्मूले। मैं अगली बार से यहाँ मुर्गे बनाऊंगा कॉरिडोर में। कुछ मुर्गियां भी बनेंगी, कुछ मुर्गे बनेंगे। यार फॉर्मूला ही नहीं याद है तो गलत बात है। इसके बाहर कितना था? सरफेस पे कितना था? और अंदर कितना था? हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पर तुमने देखा था कि ये था मेरे पास dv का इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। इन्फिनिटी पे 0 था, यहाँ पे v था। ये बात अभी भी थोड़ी देर पहले अपन ने करी थी कि नहीं करी थी? पॉइंट चार्ज के लिए।
तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर कॉस जीरो का इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, और ये हो जाएगा v माइनस जीरो मतलब v, और ये सॉल्व होके के क्यू बाई आर ही आ जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने सेम कैलकुलेशन करी है यार। पूरा भरोसा है मुझे तुम पे, मैं चाहूँ तो बिना कैलकुलेशन के भी बोल सकता था ये बात कि पॉइंट चार्ज का जो होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका आंसर भी सेम ही आएगा, कैपिटल आर में भी सेम आएगा, तो इसमें तो कोई समस्या की बात नहीं है। दूसरा वाले में बात करेंगे तो दूसरे वाले में आर इक्वल टू आर के केस में बस v की जगह क्या लिख दूंगा मैं, के क्यू बाई कैपिटल आर। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम की बात अपने लिए नहीं है। समझने वाली चीज है वो तीसरा वाला पॉइंट है। इस तीसरे वाले पॉइंट को गौर से समझो। जब तुम बात कर रहे हो कि भाई हमको जो पार्टिकल लेके आना है, अब वो यहां अंदर लेके आना है, क्योंकि ये समझ में आ गया ना, तो फिर तुम ये मान लो कि पोटेंशियल का बेसिक समझ में आ गया तुमको पूरा। तुमको यहां पे लेके आना है, तो जब तुम यहां पर लेके आओगे तो तुम्हारे पास कहानी ऐसी है कि तुमको इन्फिनिटी से आर पे तो लेके आना ही आना है, और इधर ई डॉट डी आर, अरे यार ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन माइनस में, ये भी इन्फिनिटी से लेके आर तक है। समस्या ये है कि जब तीसरे केस में बात कर रहे हैं, ये वाले तीसरे केस में, तो इन्फिनिटी से आर तक लाने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बीच में चेंज हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी से लेके कैपिटल आर तक तो एक जैसा था, लेकिन कैपिटल आर से अंदर तो जीरो ही हो गया। तो मैं ना इस लिमिट को ब्रेक करूंगा। क्या तुमको लिमिट ब्रेक करना आती है? बहुत ही बोले बच्चों तुम। तो माइनस बड़े आसान होता है, देखो इधर इन्फिनिटी से मैं कैपिटल आर तक आया, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी आर माइनस, या फिर एक काम करो माइनस बाहर ही लगा दो, यहां प्लस लिख दो, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर, आर से लेके स्मॉल आर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? कहां से कहां तक आया मैं? इन्फिनिटी से पहले कहां तक आया? सरफेस तक, फिर सरफेस से कहां गया? अंदर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? समस्या की बात यही है कि जैसे ही तुम इस आर से लेके आर तक जाओगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया है? जीरो। तो दूसरी वाली टर्म तो तुम्हें कभी मिलने वाली नहीं है। तो तुम्हारे लिए जो बचेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, शायद तुम मेरी बात को समझ जाओगे अगर यहाँ लिखूंगा तो। इधर तो हो गया भाई, ये आर नहीं है यहाँ पे v होगा ना, तो ये तो हो गया v माइनस, और इन्फिनिटी पे जीरो था, इसकी वैल्यू जीरो थी, तो ये तो हो गया v माइनस जीरो। इधर जो इन्फिनिटी से लेके आर तक तुमने जो कुछ भी काम किया, वो काम तो तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, आया ना? तो इस पहले टर्म की वैल्यू तो हमेशा क्या आनी है? के क्यू बाई आर। तो ये तो आ गई तुम्हारे पास सीधा के क्यू बाई आर, लेकिन यहाँ पे आर आएगा कि कैपिटल आर आएगा? और दूसरी वाली टर्म तुम्हें क्या मिली? मतलब पोटेंशियल कितना हो गया? के क्यू बाई आर। अब मैं दो तीन चीजें और तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनते जाओ। तुमने ये बोला कि इन्फिनिटी से जब मैं यहां तक आ रहा था आर ग्रेटर देन आर के केस में, तब मेरे पास पोटेंशियल कितना था? के क्यू बाई आर। ठीक है, सरफेस तक आया के क्यू बाई कैपिटल आर, अंदर गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही खत्म हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया तो पोटेंशियल चेंज होने वाला। याद करो, जब पोटेंशियल जीरो था तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब पोटेंशियल कांस्टेंट था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट हो सकता है। मतलब यहां पर पोटेंशियल कैसा रहा है? कांस्टेंट। और कितना है वो कांस्टेंट? जीरो। सॉरी, पोटेंशियल कितना है? के क्यू बाई कैपिटल आर। जितना वर्क तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करना पड़ा, वो वर्क सिर्फ सरफेस तक ही तो करना पड़ा, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो तुम्हें कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा। आया ना? इसीलिए जितना पोटेंशियल सरफेस पर है, उतना पोटेंशियल अंदर इसके हर एक पॉइंट पर है। चाहे यहां पूछूं, यहां पूछूं, यहां पूछूं, यहां पूछूं, कहीं भी पूछूं, सब जगह पोटेंशियल कितना है? के क्यू बाई कैपिटल आर। चमक गई बात पूरी? चाप लो। और इसका ग्राफ भी आगे बना देते हैं, आओ बातें कर ही रहे हैं तो। जैसे ग्राफ में बात करें तो r इज इक्वल टू जीरो से लेके, ये तो ओरिजिन हो गया,
क्या रहेगा, के क्यू बाई कैपिटल आर, और फिर यहाँ पर यहाँ से कम होना शुरू होगा, आर ग्रेटर देन आर से, यहाँ पर वो पैराबोलिक हाइपरबोलिक हो जाएगा, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, छाप लीजिए। तो भाई आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर, थैंक यू वेरी मच।